हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके अंदर लीगल रूल्स दिए गए हैं प्रोमिसेस के रिगार्डिंग, या उन प्रोमिसेस को आप कैसे फॉर्म करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे और उसको इन्फोर्स किस तरीके से करोगे, ये सब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो आपने प्रॉमिस किया है वो फुलफिल या वो उसका परफॉर्मेंस होना ज़रूरी है, तो उसका परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। तो जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो सिर्फ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ को नहीं बताता, या उसको एनफोर्स करने का सिर्फ उसको एनफोर्स करने का लॉ नहीं है। इसके अंदर कुछ लिमिटिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसको ध्यान में रखते हुए पार्टीज़ क्रिएट कर सकती है अपने हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज़। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने हिसाब से राइट्स एंड ड्यूटीज़ वो इंक्लूड कर सकते हैं। जो लॉ है वो एब्सोल्यूट राइट्स एंड लायबिलिटीज़ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ के नहीं बता रहा, बल्कि वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बता रहा है जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होना ज़रूरी है, और वो होने के बाद ही वो अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सेबल कहलाएगा। तो जो पार्टीज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर कर रही हैं वो अपने हिसाब से लॉ बना सकती हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, राइट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो लिमिटिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से लॉ बना सकती हैं। जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इंडिया का वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर दिया हुआ है। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो किस पर बेस्ड है? इंग्लिश कॉमन लॉ और जितने भी जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं उन पे बेस्ड है इंडिया का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एक एग्जॉस्टिव कोड नहीं है, क्योंकि जितने भी ब्रांचेस ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अकेला डील नहीं करता। बहुत सारे अलग सेपरेट एक्ट्स हैं जो डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट से, जैसे कि है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट। 1930 से पहले जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था और पार्टनरशिप था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही डील करते थे, बट 1930 के बाद से इन दोनों को एक सेपरेट एक्ट में चेंज कर दिया गया। अब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब एनफोर्स हुआ था? 1 सितंबर 1872 को। जितनी भी यूसेज और कस्टम जो भी ट्रेड में अप्लाई हो रही थी इस एक्ट के बनने से पहले, और अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन से, तो उनको अफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट। इसको ध्यान में रखना है, अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं तो अफेक्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट नहीं है तो अफेक्ट नहीं करेगा। और जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वो लेड डाउन है अंडर सेक्शन 1 to 75 ऑफ द एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेक्शन 2H के अंदर डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट वो अग्रीमेंट है जो लॉ के द्वारा एनफोर्स कराए जा सकते हैं। जो अग्रीमेंट है वो क्या है? वो प्रॉमिस है। प्रॉमिस कैसे बनेगा? किसी भी प्रपोज़ल को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले प्रपोज़ल होता है। प्रपोज़ल होगा, वो एक्सेप्ट होगा, उसके बाद वो प्रॉमिस बनेगा, उसके बाद वो एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये एक तरीके से चेन है कॉन्ट्रैक्ट बनने की। जो अग्रीमेंट है वो एक वाइडर टर्म है अगर एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके अंदर सारे अग्रीमेंट इंक्लूड होंगे, बट सारे अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट अगर है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट तभी मानेंगे जब उसमें कुछ लीगल एनफोर्सेबिलिटी होगी, मतलब कुछ ऐसी कंडीशंस उसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी लीगली एनफोर्सेबल बनने के लिए, जो कि दे रखी हैं सेक्शन 10 के अंदर, जिसमें है कॉम्पिटेंट पार्टीज़ होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए एंड लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। किसी भी लॉ के द्वारा उसको वॉइड ना डिक्लेयर कराया गया हो। अग्रीमेंट की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए। और अग्रीमेंट जो है वो केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसमें ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं या ऐसी कंडीशन दे रखी हैं जो
परफॉर्म ही ना करी जा सके, वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रेजेंट होंगी तो अग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और वो इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है। जनरल रूल ये है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, बट अगर सर्टेन स्पेशल केसेस में लॉ के अंदर मेंशन किया गया है कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन में होना ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, तो आपको वो कंडीशन भी एक्स्ट्रा फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट दोज जो सेक्शन 10 के अंदर मेंशन है। एक और एसेंशियल चीज़ है जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी ज़रूरी है, वो है इंटेंशन होनी चाहिए पार्टीज़ की लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की। कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने की इंटेंशन होती है पार्टीज़ की, बट कुछ अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें पार्टीज़ की इंटेंशन नहीं होती है लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की। जैसे हमने फ्रेंड के साथ प्रॉमिस किया कि हम मूवी पे चलेंगे, डिनर पे चलेंगे, शॉपिंग पे चलेंगे, और अगर हम नहीं गए तो उससे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन हमारी क्रिएट नहीं होगी। अंडर इंडियन लॉ अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें तो उसके अंदर कोई भी ऐसी एसेंशियल कंडीशन को इंक्लूड नहीं किया गया लॉ के अंदर जिसमें ये स्पेसिफिकली या एक्सप्रेसली लिखा हो कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन होना ज़रूरी है कि नहीं है। बट इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा ज़रूरी है, ये एक एसेंशियल कंडीशन है कि इंटेंशन होगी पार्टीज़ की, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं कराया जा सकता। और जो ये टेस्ट है, किस तरीके से चेक करेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज़ हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही हैं पार्टीज़, उनकी इंटेंशन है कि नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस ऑब्जेक्ट से बनाया गया है। सिर्फ जो प्रोमिसर है उसके ये कहने पर कि उसकी इंटेंशन नहीं थी लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की, सिर्फ इस स्टेटमेंट से उसकी लायबिलिटी एग्जम्प्ट नहीं होती और उसकी लायबिलिटी उसकी इंटेंशन मानी जाएगी लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करने की।